मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसका सेकंड टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स है। आज के लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स। रियल में आज के लेक्चर्स 4 फेज पर बेस्ड है। सबसे पहले फेज में हम आपको बताएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सेकेंड में हम आपको बताएंगे नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स। थर्ड में हम आपको बताएंगे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई यूनिट में क्या होता है। और लास्ट में हम 1 कूलम्ब चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो आइए हमें स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे एफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स विद प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये Q1 और Q2 दो चार्ज है, इसके प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट को x एक्सिस पर लेंगे और फोर्स को y एक्सिस पर, तो ग्राफ कैसा आएगा इस बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कूलम्ब्स के लॉ में कि ये कूलम्ब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। मतलब जिस रेशियो में चार्ज का प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा फोर्स भी उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप देखेंगे F को लिया गया y एक्सिस पर, Q1 Q2 को लिया गया x एक्सिस पर और इसका ग्राफ बनाया गया है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो ये था F और Q1 Q2 के बीच का ग्राफ। दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं F और R के बीच का ग्राफ। अगर F और R की बात करें हम लोग तो यहाँ पर ये दो तरह का है, लिखा हुआ है we know F directly proportional to 1/r²। इसे दो तरह से पढ़ सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर आप इसे पढ़ेंगे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसका मतलब यह हुआ कि r के इंक्रीज करने से F का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इनवर्स के मतलब होता है उल्टा, मतलब r इंक्रीज किया जाए तो F डिक्रीज करेगा। तो एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे F और R के बीच। तो जान रहे हैं कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो इसका जो ग्राफ आप बनाएंगे वो आपको इस तरह का ग्राफ आएगा, मतलब R के इंक्रीज करने से फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ग्राफ को हाइपरबोलिक कहा जाता है। तो फोर्स और R के बीच का जो ग्राफ होगा वो हाइपरबोलिक होगा। एक दूसरा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब 1/r² को x एक्सिस पर लेंगे और फोर्स को y एक्सिस पर। तो चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो F और 1/r² का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जबकि F एंड R का ग्राफ को आपको हाइपरबोलिक होगा। उसके बाद है विद परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और यहाँ पर एक चार्ज Q2 है और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है और जिस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है उसकी परमिटिविटी F है और इसके बीच फोर्स लग रहा है F। परमिटिविटी एप्सिलॉन है और फोर्स लग रहा है F। तो F का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो अगर आप F और एप्सिलॉन की बात करें तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के, मतलब परमिटिविटी के बढ़ने से फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो इस बार जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसमें परमिटिविटी को x एक्सिस पर लेंगे और फोर्स को y एक्सिस पर। तो चूंकि ये इनवर्स है और मैंने बताया कि इनवर्स का ग्राफ हाइपरबोलिक होता है, तो F और एप्सिलॉन का जो ग्राफ होगा वो हाइपरबोलिक होगा। तो पहले लेक्चर्स में आपने देख लिया कि फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के बीच का ग्राफ कैसा होता है। फिर आपने देख लिया कि F एंड R के बीच का ग्राफ कैसा होता है। फिर आपने देखा कि F एंड 1/r² के बीच का ग्राफ कैसा होता है। फिर आपने देखा कि F एंड एप्सिलॉन के बीच का ग्राफ कैसा होता है। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स। आइए अब हम आपको कूलम्ब फॉर्मूला से कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखाते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1,
Coulomb's force between 2 point charges Q1 and Q2 kept at a distance r in air is found to be F. दो चार्ज हैं, ये चार्ज Q1 है और ये दूसरा वाला जो चार्ज है ये Q2 है। इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस ये r है और इनके बीच का जो फोर्स है वो F है। तो हम लोग जानते हैं कि Q1 Q2 दो चार्ज हो, इनके बीच का डिस्टेंस r हो और फोर्स F लग रहा हो, तो F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब क्या कह रहा है देखिए, इफ टू चार्जेस आर डबल्ड, मतलब पहले Q1 था और Q2 था, तो अब डबल कर दिया गया है, मतलब Q1 को 2Q1 कर दिया गया है और Q2 को 2Q2 कर दिया गया है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, मतलब ये डिस्टेंस r/2 हो गया है। और अब जो फोर्स लग रहा है वो F डैश है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो जब r डिस्टेंस था तो K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर था, अब डिस्टेंस r/2 हो गया है तो F डैश का वैल्यू K, Q1 के बदले में 2Q1, Q2 के बदले में 2Q2 और डिस्टेंस के बदले में r/2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा F डैश इज इक्वल टू 16K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर आप देख रहे हैं ये F है, तो ये F डैश जो हो जाएगा वो 16F हो जाएगा। मतलब अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं और चार्ज को डबल कर देते हैं तो वैसी स्थिति में फोर्स 16 टाइम्स हो जाता है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, आइए क्या है इसमें देखें। इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस को हाफ किया गया था और चार्ज को डबल। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 point charges Q1 and Q2 kept at a distance r in air is found to be F. Force between them becomes F dash if distance between them decreases by √3 times. डिस्टेंस को इस बार √3 टाइम्स से डिक्रीज कर दिया गया। देन कौन सा रिलेशन होगा ये बताना है। तो आप देखेंगे जब Q1 Q2 चार्ज था और डिस्टेंस r था तो फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। डिस्टेंस को √3 टाइम से डिक्रीज कर दिया गया। अगर √3 टाइम से इंक्रीज किया जाता तो ये √3r हो जाता, लेकिन डिक्रीज किया गया है तो r/√3 हो जाएगा। तो डिस्टेंस √3 टाइम से डिक्रीज कर दिया गया तो फोर्स क्या होगा, तो Q1 Q2 तो वही रह जाएगा, r के बदले में r/√3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर किया तो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। 3 को साइड कर लें तो ये आपको मिलेगा K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, क्योंकि आप K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इसका वैल्यू जानते हैं, ये F है। तो इसके बदले में आप F पुट कर देंगे तो इस तरह से F डैश इज इक्वल टू आपको 3F हो जाएगा। तो पहले वाले का आंसर, पहला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है और कूलम्ब से रिलेटेड फोर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट अगला हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स के बारे में। तो हमने आपको पढ़ाया है कि कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी। तो पहला नेचर ये है कि इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दूसरा ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स के क्या मतलब हुआ, सपोज कीजिए कि ये वाला एक चार्ज प्लस Q है, यहां पर एक चार्ज प्लस Q1 है और यहां पर एक चार्ज माइनस Q2 है। अब हम लोग प्लस Q चार्ज पर प्लस Q1 एंड माइनस Q2 चार्ज के कारण किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये निकालना चाहते हैं, मतलब फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों को सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या है सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स ये कहते हैं कि पहले आप दोनों को सेंटर को ज्वाइन कर दें, अब आप फोर्स का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, तो ये प्लस Q1 प्लस Q को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसी तरह से माइनस Q2 भी प्लस Q पर फोर्स लगाएगा। पहले आप दोनों को सेंटर को ज्वाइन कर दें, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो माइनस Q2 प्लस Q को अपनी तरफ पुल करेगा। ये फोर्स F1 था और ये फोर्स हो जाएगा F2। तो इस चार्ज पर Q1 के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है
और Q2 के कारण में इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। ये जो चीज आया कहां से आया, तो सेंट्रल फोर्स के कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल फोर्स ये कहता है, it is central force, this force acts along the line joining the center of 2 point charges। सेंट्रल फोर्स के कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्शन मालूम कर सकते हो, और ये कहता है कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 चार्जेस। मतलब 2 चार्ज के सेंटर को पहले आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अगर अट्रैक्टिव होगा तो टूवर्ड्स द चार्ज होगा, और रिपल्सिव होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो सेंट्रल फोर्स के कॉन्सेप्ट से आप फोर्स का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचर 3। पहला नेचर था कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। दूसरा है ये सेंट्रल फोर्स है। तीसरा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है ये समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्लस Q1 के कारण प्लस Q पर लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा, ये F1 है, और माइनस Q2 के कारण प्लस Q पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, F2 है। अब आप बोलेंगे सर हम लोग F1 को कंसिडर करेंगे या F2 को, तो ना तो F1 को कंसिडर करेंगे और ना ही F2 को, बल्कि एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, और पैरेललोग्राम बना करके ये वाले डायगोनल को यहां से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो फोर्स होगा ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट फोर्स। ये जो रिजल्टेंट फोर्स F है, और इसे पढ़ा जाता है वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। F1 प्लस F2 कहलाएगा वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज, और F को कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप रिजल्टेंट फोर्स मालूम कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स का फोर्स ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर ये F1 है, ये F2 है, ये थीटा है, ये F है, ये रिजल्टेंट है, F रिजल्टेंट है F1 एंड F2 का। तो कूलम्ब्स का कहना है कि ये रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर सम होता है ड्यू टू रिजल्टेंट F बराबर होगा F1 प्लस F2 के। अगर आप मॉडुलस ले लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ F मॉडुलस ऑफ F1 प्लस F2। मॉडुलस ले लेने से वेक्टर साइन हट जाएगा, और F1 प्लस F2 का मॉडुलस होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तीसरा है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये कहता है वर्क डन बाय कूलम्ब फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। कूलम्ब फोर्स जो वर्क डन करेगा वो पाथ फॉलोड से इंडिपेंडेंट होगा। तो इस तरह से आपने देख लिया नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स में 4 नेचर है। पहला ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। दूसरा ये सेंट्रल फोर्स है। तीसरा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। चौथा ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फेज 2 खत्म हो गया। आइए फेज 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फेज 3 में देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। आइए समझते हैं यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस इक्वेशन से एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना देंगे, मतलब एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां से हम लोग चार्ज का यूनिट निकाल सकते हैं। आपको मालूम है Q1 चार्ज है, इसका यूनिट कूलम्ब होता है। Q2 चार्ज है, इसका भी यूनिट कूलम्ब होता है। F फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन होगा, और R डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर होगा। स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो Q1 Q2 दो बार है तो ये कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स के लिए न्यूटन है और डिस्टेंस के लिए मीटर। तो कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कूलम्ब फोर्स का आपको यूनिट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कूलम्ब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। आइए कूलम्ब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कहां से पता चलेगा वो देखते हैं। कूलम्ब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के लिए पहले आपको चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला जानना होगा। इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट होता है I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम।
तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT। आई इसका यूनिट होता है एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ए होगा और टाइम के लिए टी, तो ये हो जाएगा AT। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। तो आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का जो अभी हम लोग फॉर्मूला बनाया था उसमें Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर था, तो Q1 के बदले हमने पुट किया है इस इक्वेशन में AT, Q2 के बदले पुट किया है AT। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2 और डिस्टेंस के लिए होता है L स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा, ML³ T-2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे M ऊपर चला जाएगा तो -1, L-3 T⁴ और A स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देख लिया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू जानने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई का वैल्यू होता है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 10⁻12 को ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव पावर ऊपर में जाकर के ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो ये आपको आता है 12.56 और ये 8.85 था। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10⁻12 से 10⁻3 निकाल लेंगे तो 10⁻3 का वैल्यू होता है 1000 और इसमें बच जाएगा 10⁹9। 12.56 को इंटू करेंगे 8.85 से तो इसका वैल्यू आता है, ये 1000 इंटू 10⁹9 है, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 111.5 आता है। जब आप 111.5 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग 9 आता है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 होता है। ये आपको याद रखना होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन SI यूनिट 9 इंटू 10⁹9 होता है। अब यहां से हम लोग 1 कूलम चार्ज को डिफाइन कर पाएंगे। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग 1 कूलम चार्ज के डेफिनेशन के बारे में। फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये नहीं होगा, यूनिट बाई मिस्टेक आ गया है। Q1 Q2 1 कूलम हो जाए। फिर से देखिए, यहां पर एक चार्ज है Q1 और इसका वैल्यू है 1 कूलम। यहां पर दूसरा चार्ज है Q2, इसका भी वैल्यू है 1 कूलम और इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस लिया गया है वो है 1 मीटर। ये दो चार्ज है, इसके बीच का जो डिस्टेंस लिया गया है वो 1 मीटर है। तो Q1 और Q2 बराबर है 1 कूलम के, R है 1 मीटर। अब आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें। जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 का वैल्यू है 1 कूलम, Q2 का वैल्यू है 1 कूलम और R का वैल्यू है 1 मीटर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 9 इंटू 10⁹9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पर एक 1 कूलम का चार्ज रखा, यहाँ पर दूसरा 1 कूलम का चार्ज रखेंगे और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 रखेंगे तो इनके बीच जो कूलम फोर्स होगा उसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो चार्ज है वो इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये आपको फोर्स का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज वह चार्ज है जो 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन का फोर्स महसूस करता है जब उसे 1 मीटर के डिस्टेंस पर एयर में रखा जाए एक दूसरे इक्वल चार्ज से। तो 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन when kept at a distance of 1 meter in air from an equal charge। तो आपने देख लिया कि आज का लेक्चर्स ये आपको बेस्ड है 3 टॉपिक पर, 4 फेज में। पहले फेज में आपने पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम फोर्स, दूसरे फेज में आपने पढ़ा नेचर ऑफ कूलम फोर्स, तीसरे फेज में आपने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू SI यूनिट में क्या होता है
और लास्ट वाले फेज में आपने डिस्कस किया कि 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही है। आप अपना ध्यान रखें, बाकी बात हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।